फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी में गद्यांश और पदांश और पेडागोजी को फ्रेंड डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। निर्देश दिया है कि प्रश्न 91 से 99 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। गद्यांश जो है फ्रेंड, धूल के कारण, पहले पढ़ लेते हैं कि धूल के कारण प्रदूषण जो है, प्रदूषण का एक अप्रत्याशित कारण भी है। आज के वर्तमान समय में मनुष्य के द्वारा प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, जिसके कारण वातावरण में आंधी के द्वारा फेंकी जाने वाली धूल बढ़ती जो है जा रही है। और खनन, सड़क निर्माण, भवन निर्माण जैसे कार्य भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। हम भारत में थार मरुस्थल में उठने वाले धूल के तूफानों से परिचित हैं, जो कि दिल्ली तक के दूरस्थ क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि यह भूमि के प्राकृतिक रूप में मनुष्य द्वारा किए जा रहे परिवर्तन, जैसे कि चारागाहों को ज़्यादा से ज़्यादा मवेशियों के द्वारा चराकर नष्ट करने से हो रहा है। और वातावरण में धूल जो है इकट्ठी करने में गंधक, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें भी सहायक होती हैं, जो कि कारखानों की चिमनियों से लगातार निकल रही हैं। ये गैसें वनस्पतियों और अन्य जैविक तत्वों के सड़ने से भी पैदा होती हैं। भले ही ये गैसें कुछ ही घंटों में बिखर जाती हैं, लेकिन उतने ही समय में अमोनिया से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस अमोनिया सल्फाइड के सूक्ष्म कण पैदा करने में समर्थ हो जाती हैं, और ये कण वातावरण में काफ़ी लंबे समय तक तैरते रहते हैं। इस कारण हम देखते हैं कि मनुष्य प्रकृति के मामले में हस्तक्षेप करके एक दूसरित भविष्य के निर्माण में सहायक हो रहा है। तो फर्स्ट है इसमें फ्रेंड की क्वेश्चन पे अब आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रत्याशित का संधि विच्छेद क्या है। ए है अप्रत्यय प्लस आसिद, बी है अप्रत्याशित, सी है अप्रति प्लस आसिद, एंड डी है अप्रत्यय प्लस आसिद। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड, अप्रत्याशित का संधि विच्छेद जो है अप्रति प्लस आसिद है। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। खनन का तात्पर्य है, ए है खान, बी है खोदना, सी है खाना, एंड डी है खिलाना। तो खनन का तात्पर्य जो है फ्रेंड वो खोदना है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। धूल बढ़ने के अप्रत्याशित शब्दों में अप्रत्याशित कारणों में शामिल नहीं है। तो ए है आंधी और तूफान, बी है खुदाई और निर्माण कार्य, सी है मरुस्थलों से गुजरने वाले तूफान, एंड डी है चारागाहों की संख्या में वृद्धि। तो धूल बढ़ने के कारण के अप्रत्याशित कारणों में जो शामिल नहीं है वो है चारागाहों की संख्या में वृद्धि। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गंधक और सल्फर डाइऑक्साइड की क्या भूमिका बताई गई है। तो ए है कारखानों में प्रदूषण, बी है धूल नष्ट करना, सी है धूल एकत्रित करना, डी है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करना। तो गंधक और सल्फर डाइऑक्साइड में क्या भूमिका बताई गई है, तो वो बताई गई है धूल एकत्रित करना। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा। और इसमें है ना गंधक और सल्फर डाइऑक्साइड में जो भूमिका बताई गई वो धूल एकत्रित करना दिया है इसमें। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैविक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। ए है जैव प्लस एक, बी है जय प्लस विक, सी है जीव प्लस क, एंड डी है जीव प्लस एक। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, जीव प्लस एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धूल के कण वातावरण में लंबे समय तक तैरते हैं, उपयुक्त वाक्य का प्रकार कौन सा है। तो ए है सरल वाक्य है, नहीं। संयुक्त वाक्य भी नहीं है, मिश्र वाक्य भी नहीं, जटिल वाक्य है। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तैरते रहते हैं पद क्रिया के किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो ए है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, दिकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ओके, आगे देखते हैं। गद्यांश के उद्धृत निम्नलिखित वाक्यों को 4 भागों में बांटा गया है। इनमें से एक भाग में अशुद्धि है, उसे पहचानिए। तो ए है आज के वर्तमान समय में, बी है मनुष्य के द्वारा, सी है प्रकृति के कार्यों में, डी है हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, आज के वर्तमान में। ओके, आगे देखते हैं। किसके कण वातावरण में काफ़ी समय तक तैरते रहे हैं। तो ए है अमोनिया, बी है अमोनिया सल्फाइड, सी है सल्फाइड, एंड डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, अमोनिया सल्फाइड। ओके, अब आते हैं प्रश्न पे। निर्देश या प्रश्न 100 से 105 तक निम्नलिखित पदांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। पदांश है फ्रेंड। नन्हे नन्हे दीप, नहीं तुम हार मानना, अंधियारा से घिरी धरा को ज्योतिमय करते रहना। आगे देखेंगे। दिख जाए यदि कहीं बटोही भूला भटका, उसको राह दिखाना, देखो भूल न जाना। घोर अंधेरी रातों से तुम
तम को दूर भगाना, पूरे काम यह बहुत कठिन चाहे लगता हो, कठिनाइयों के बीच सदा तुम खिलखिल हंसते रहना, अंधकार में तुम बन जाना सूर्य, सूर्य या जलते रहना। ओके, तो इसमें फ्रेंड दिया है कविता किसे संबोधित है। ए है सूरज को, बी है दिए को, सी है ज्योति को एंड डी है बटोही को। तो कविता जो संबोधित है वो है दिए को। ओके, लिखा है ना, नन्हे नन्हे दीप तुम हार मानना, अंधियारा से घिरी धरा को ज्योति में कट जाना, मतलब दिए को। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंधकार में तुम बन जाना सूर्य, सूर्य सा जलते रहना, उक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। ए अनुप्रास अतिशयोक्ति अलंकार, बी अनुप्रास यमक अलंकार, सी है यमन अनुप्रास अलंकार, डी अनुप्रास उपमा अलंकार। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, अनुप्रास उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस काम को करने का आग्रह नहीं किया गया है। ए अंधेरी धरती को ज्योतिमय करना, बी है रातों का अंधेरा दूर करना, सी है कठिनाइयों में भी मुस्कुराते रहना एंड डी है अंधकार में सूर्य को विश्राम करते रह देना। तो किस काम को करने का आग्रह नहीं किया गया है, तो वो है अंधकार में सूर्य को विश्राम करने देना। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नन्हे नन्हे दीप पद किस कारक में है। ए है संबंध कारक, बी है संबोधन कारक, सी है अधिकरण कारक, डी है विस्मय कारक। तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, संबोधन कारक। ओके, आगे देखेंगे, अंधियारा और अंधकार शब्द है परस्पर। ए है विपरीतार्थी, बी है समानार्थी, सी है एकार्थी एंड डी है अनेकार्थी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, समानार्थी है। आगे देखते हैं, बहुत कठिन चाहे लगता हो किस काम के लिए ऐसा कहा गया है। ए है जलते रहने का पूरे काम, बी है कठिनाइयों में भी हंसते रहना, सी है सूर्य के समान चमकना एंड डी है राही को राह दिखाना। तो बहुत कठिन चाहे लगता हो किस काम के लिए ऐसा कहा गया है, तो वो है कठिनाइयों में भी हंसते रहना। ओके, इसमें दिया है ना, नन्हे नन्हे दीप नहीं तुम हार मानना, अंधियारा से घिरी धरा को ज्योतिमय करते जाना, और दिख जाए यदि बटोही भूला भटका उसको राह दिखाना, देखो भूल न जाना, और घोर अंधेरी रातों से तम को दूर भगाना, पूर्ण काम यह बहुत कठिन चाहे लगता हो, तो कठिनाई के बीच सदा तुम खिल के हंसते रहना। तो इसमें जो है बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड्स, सभी भाषाओं, अब आते हैं पेडागोजी पे, कि सभी भाषाओं में फिल इन दी ब्लैंक्स और फिल इन दी ब्लैंक्स ध्वनियाँ एक क्रम में सुनियोजित होती हैं। तो सभी भाषाओं में ए है स्वरीय और लयबद्ध, बी है स्वरिक और संगीतमय, सी है व्यंजनिक और स्वरीय एंड डी है व्यंजनिक और संगीतमय। तो सभी भाषाओं में व्यंजनिक और स्वरीय ध्वनियाँ जो होती हैं एक क्रम में सुनियोजित होती हैं। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे 3 साल के पहले ही अपनी भाषा के जो हैं फिल इन दी ब्लैंक से अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं। तो सभी बच्चे 3 साल के पहले ही अपनी भाषा के मूल तथा उपतंत्र से अच्छी तरह से क्या होते हैं, परिचित हो जाते हैं। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। हिंदी हमारी फिल इन दी ब्लैंक्स है, तो हिंदी हमारी ए है शास्त्रीय भाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, बोली है। तो हिंदी हमारी राजभाषा है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, पहली कक्षा की अनीता चित्रात्मक किताब के चित्रों को गौर से देखती है और अपने दोस्तों से उसके बारे में बातचीत करती है। अनीता जो है ए है चित्रों को देखकर मात्र पृष्ठ पलट रही है, तो मात्र जो है फ्रेंड वो निगेटिव है, गलत है। बी क्या है, अर्थ के साथ पढ़ रही है। सी क्या है, निरर्थक रूप से समय व्यतीत कर रही है, ये गलत है। डी है अपने दोस्तों का ध्यान बटा रही है, ये भी गलत है। तो पहली कक्षा की अनीता चित्रात्मक किताब के चित्रों को गौर से देखती है और अपने दोस्तों से उसके बारे में बातचीत करती है। अनीता जो है अर्थ के साथ क्या कर रही है, पढ़ रही है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परीक्षण का अर्थ है ज्ञान क्षमता व प्रदर्शन का किसी भी विधि से मापना। ओके, राइट आंसर बी ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ पुस्तक की भाषा ऐसी है जो ए है बच्चों के सामने जटिल चुनौती रखे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बी है बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो, सी है तत्सम प्रधान शब्दावली से परिचित कराए, डी है तद्भव प्रधान शब्दावली से परिचित कराए। तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो। ओके, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए सावधिक आवश्यक है, क्या है। ए है भाषा प्रयोग के लिए व्याकरणिक ज्ञान, बी है भाषा प्रयोग के लिए भाषा प्रतियोगिताएं, सी है भाषा प्रयोग के सार्थक अवसर एंड डी है भाषा प्रयोग के लिए कार्य पुस्तिकाएं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, भाषा प्रयोग के लिए सार्थक अवसर। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य क्या होता है? तो ए है बच्चों में अपनी बात कहने की उत्सुकता का विकास, बी है बच्चों में सदा दूसरों की बातें सुनने की आदत का विकास, सी है बच्चों में तीव्र गति से पढ़ने की कुशलता का विकास, एंड डी है बच्चों में तीव्र गति से लिखने की कुशलता का विकास। तो प्राथमिक स्तर पर जो है हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो होता है बच्चों को अपनी बात कहने की उत्सुकता का विकास होता है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, हिंदी भाषा की कक्षा का एक अनिवार्य सत्य क्या है? ए अधिक उच्चारणगत त्रुटियां, बी है मानक भाषा का प्रयोग, सी है अधिक त्रुटियां, एंड डी है बहुभाषिकता। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, बहुभाषिकता है। ओके, आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा का आकलन करते समय सावधिक ध्यान देना चाहिए। ए है अलंकारिक भाषा प्रयोग का, बी है व्याकरणिक ज्ञान का, सी है भाषा प्रयोग की क्षमता का, डी है साहित्यिक रचनाओं की जानकारी का। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, भाषा प्रयोग की क्षमता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेखा हिंदी में अपनी बात कहते समय घबराहट महसूस करती है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो ए है शिक्षा, रेखा को समझेंगे कि वह घबराए नहीं, बी है उसे अपनी भाषा में अपनी बात करने के लिए कहेंगे, सी है उसे रटवाएंगे कि हिंदी में क्या कहना है, एंड डी है उसे डांटेंगे कि वह इतना क्यों घबराती है। तो ये उसे अपनी भाषा में बात करने के लिए कहेंगे। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह अवधारणा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो कैसे करते हैं? पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, निराधार है। तो यह अवधारणा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो ये पूर्णतः सत्य है, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, बच्चों के पढ़ने लिखने में सावधिक सहायक क्या है? ए है रेडियो, बी है पाठ्य पुस्तक, सी है बाल साहित्य, डी है टेलीविजन। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, बाल साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में हकलाने की समस्या होती है, इसका एक संभावित कारण क्या है? ए है शिक्षक का विलंब हो जाना, बी है बोझिल परीक्षाएं, सी है पाठ्यक्रम का बोझ, एंड डी है आत्मविश्वास का अभाव। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, आत्मविश्वास का अभाव है। ओके, आगे देखेंगे, एक भाषा शिक्षण का अनिवार्य गुण क्या है? वो है नियमितता, समय की बर्बादी, शिक्षा शास्त्रीय समझ, मित्रवत रहना। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, शिक्षा शास्त्रीय समझ। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट से दूसरे सेट पे। दूसरे सेट में भी क्वेश्चन देखिए फिर पूछ दिया है। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह है मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि पर सावधिक जो है बदल देती है। तो यहाँ बदल देती है नहीं होगा, बल देती है होगा। ओके, सावधिक बल देती है। तो आगमन विधि जो होती है उदाहरण से नियम की ओर चलती है। ओके, तो ए है इसमें उदाहरण, बी है मानकता, सी है नियम, एंड डी है परिभाषा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा के संदर्भ में विचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि फिल इन द ब्लैंक्स को समझने में मदद करता है। तो किसको समझने में मदद करता है? ए है विभिन्न माध्यमों के उपयोग को, तो उपयोग को समझने में मदद करेगा, ये गलत है। बी है विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति को, ये भी गलत है कि भाषा से आर्थिक स्थिति का लेना देना क्या है। और सी है कि विभिन्न माध्यमों की जानकारी, ये भी गलत है। विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, तो भाषा के संदर्भ में संचार माध्यम जो है का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में मदद करता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, कहानी की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को मदद करती है, किस चीज़ में मदद करती है? तो ए है फ्रेंड इसमें कहानी के तत्वों को याद करने में, बी है कहानी की कमियां बताने में, सी है व्याकरण समझने में, डी है कहानी रचने में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, कहानी रचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? ए है पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर, बी है पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, सी है पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, एंड डी है पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर। तो संदर्भ में व्याकरण जो है वो बल देता है पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की भाषिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर जो है आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री क्या है? ए है कृत्रिम है, बी है प्रामाणिक है, सी है अनुपयोगी है, डी है मनोरंजक है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा,
प्रामाणिक है। ओके, आगे देखेंगे, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। ए है जिनका एक ही उत्तर हो, बी है जिनका उत्तर पुस्तक में दिया गया हो, सी है जिनके उत्तर सरल हो, एंड डी है जिनके उत्तर विभिन्न हो। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जिनके उत्तर विभिन्न हो। आगे देखेंगे, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। ए है तार्किक शक्ति का विकास, बी है अनुकरण क्षमता का विकास, सी है भाषा की बारीकियां समझना, एंड डी है कल्पनाशीलता का विकास। तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, अनुकरण क्षमता का विकास। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि ए बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सकें, बी है बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सके, सी है बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल जाए, एंड डी है बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से क्या हो सके, परिचित हो सके। ओके, आगे देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो ए है हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, बी है हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, सी है हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, डी है हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में सहायक है। ए है कल्पनाशीलता, बी है अनुकरण, सी है लिखित अभिव्यक्ति, एंड डी है मौखिक अभिव्यक्ति। तो भाषण परिचर्चा संवाद जो होता है वो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करने के लिए सहायक है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखेंगे, गद्य रचना को पद में रूपांतरित करना और पद को गद्य में रूपांतरित करना भाषाई संरचनाओं पर अधिकार में मदद करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो ए है व्याकरण की पुस्तक, बी है पोस्टर, सी है पाठ्य पुस्तक, एंड डी है साहित्यिक सामग्री। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, साहित्यिक सामग्री। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप 6वीं कक्षा में बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे। ए है जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं। तो केवल फ्रेंड निगेटिव है, गलत है। सी है कि जिसमें बच्चों की बोलने के अवसर मिले, तो ये गलत है। जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो, तो ये भी गलत है। जिसमें बच्चे जो होते हैं परस्पर अंतःक्रिया करते हैं वही हिंदी भाषा सीखने सिखाने की पद्धति का समर्थन करेंगे। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।